अब शो हुआ? यस सर। ओके, तो कल हमने कुछ क्वेश्चन कर रहे थे हम स्प्रिंग कांस्टेंट के, है ना, स्प्रिंग के क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसे और कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले और। अच्छा, जो मेरा स्प्रिंग होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 √m/k होता है, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं इसको स्प्रिंग के उसमें देखूँ टर्म में, मैंने अगर इसको मास m यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कितना होता है? mg/k। अगर मैं इसका एक्सटेंशन निकालूँ तो mg/k आएगा। यस सर। तो मेरा जो m/k है वो कितना आ रहा है? x/g। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2π√x/g लिख सकता हूँ। यस तो ये भी लिख सकता हूँ। कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा है 2π√L/g, वेयर L इज द एक्सटेंशन, इनिशियल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। तो ये भी टाइम पीरियड हो सकता है हमारा, तो ऐसा भी लिखा है कुछ किताबों में। तो एक ही बात है। ओके, अब जो है क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें जो है ना ऐसा स्प्रिंग है और ये यहाँ नीचे ग्राउंड पे अटैच है, और इसमें यहाँ पे एक पेन है, उसमें एक मास है, मास है स्मॉल m। स्मॉल m का जो मास की वैल्यू है वो है 2 kg। मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पेन इज नेग्लिजिबल। पेन और मास का स्प्रिंग का कोई मास नहीं है। व्हेन प्रेस स्लाइटली, इसको प्रेस किया स्लाइटली और रिलीज किया, इट एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट डज अ SHM। स्प्रिंग कांस्टेंट K इज 200 न्यूटन पर मीटर। So what is the minimum amplitude it does the SHM? So what is the minimum amplitude of SHM so that mass gets detached from the pen? G is 10 मीटर लेनी है आपको, 10 मीटर पर सेकंड इसको।
सर 20 सेंटीमीटर। नो, 20 नहीं ऑप्शन में। So 10 सेंटीमीटर। 10 ऑप्शन में तो है, देखता हूँ मैं सही है नहीं। 10 सेंटीमीटर डी ऑप्शन है आपका, देखिए। यस करेक्ट, 10 सेंटीमीटर आ गया सर। आ गया। डन सर। देन गुड। हो गया सबका? कहाँ पे? तो मेरा 10 सेंटीमीटर आया, लेकिन मुझे ये जो डिटैच्ड केस से रिलेट नहीं हो पा रहा। अच्छा, 10 क्या चीज़ है आपकी? सर एम्पलीट्यूड। अच्छा, बताओ ये डिटैच कैसे होगा 10 पे, क्यों डिटैच होगा? 10 सेंटीमीटर पे जो नॉर्मल फोर्स है वो 0 हो जाएगी, ओके। और जब वो लगना बंद हो जाएगी इसका मतलब वो डिटैच हो गया। अच्छा, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है आपका, जो 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है, कौन सा होगा ये? पॉइंट सी। यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि डिटैच हो गया। ओके, कैसे 0 आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, कैसे पता लगा आपने 0 आ रहा है? सर mg = kx। अच्छा, आपने mg को kx के बराबर कर लिया तो उससे नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गया, ऐसा? ऐसा किया? ऐसे वो नहीं आया, इससे ये करा गया, ये क्या किया? यस सर, यही करके दिखाते। अच्छा, बाकी लोगों ने क्या किया? एक्सट्रीम यहाँ पे डिटैच होगा, तो देखो। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने भी यही mg = kx किया, जो इसका x होगा वही उसका एम्पलीट्यूड होगा। मैंने ये सोच के x की वैल्यू निकाल ली, तो वो 10 सेंटीमीटर आया। अच्छा, ओके, ठीक है। और सोचना, थोड़ा डेप्थ में सोचना थोड़ा सा। और यस, बाकी लोग थोड़ा हेल्प करेंगे। बताओ डिटेल्स यहाँ पे सी पे क्यों हुआ? आप कह रहे नॉर्मल रिएक्शन 0 आ गई है ना, कैसे निकाला आपने नॉर्मल रिएक्शन 0 आई यहाँ पे ना सी पे? निकाला नहीं था, ऐसे ही अज्यूम किया था। मुझे एज्यूम किया था, थोड़ा और सोचते चलो फिर। तो बताओ यहाँ पे कैसे होगा? देखो ये मान लो इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ए और सी के अबाउट मान लो, है ना। तो जब ए पे होगा तो वेलोसिटी 0 होगी, ऐसा कुछ होगा केस। और ये उसके बाद वेलोसिटी इसकी पेन की इधर को होगी, है ना। फिर ये इधर जाएगा, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे फिर 0 हो जाएगी, उसके बाद इधर को हो जाएगी। तो जो डिटैच वाला केस हो सकता है वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे होना, सर आ गया समझ में, है ना। अच्छा, कैसे आया बताओ? क्या सर दोगे? सर वो जब सी पर होगा हाँ तो जो ब्लॉक है वो भी ऊपर होगा और जो पेन है वो भी ऊपर होगा। ठीक है। अब ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन होगी नीचे गिरने की वो सिर्फ mg होगी, लेकिन जो पेन होगा वो mg और kx, मतलब kx मतलब इसे उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, तो ब्लॉक ऊपर रह जाएगा और पेन नीचे आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे जो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है वो mg हो सकता है, माने g हो सकता है ब्लॉक का। और पेन का एक्सेलरेशन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x होगा, है ना।
अब अगर ये एक्सेलेरेशन जी से ज्यादा हो गया, ये वाला एक्सेलेरेशन, तो क्या होगा, पेन नीचे आ जाएगा, ये आएगा नहीं ब्लॉक नीचे, तो दोनों डिटैच हो गए नहीं हो गए, है ना। तो यानी अगर हमारा यस सर। हाँ, यानी हमारा अगर ए जो है जी से ज्यादा हो गया, यहाँ पे ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा एक्चुअली। अगर ये जी से ज्यादा हो गया तो आपका डिटैच की कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा। अगर ये मोर देन जी बाय ओमेगा स्क्वायर होता है तो मेरा ये डिटैच हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, और किसी ने कुछ और कंसेप्ट लगाया इसके अलावा? नो, सेम। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारा अगर ये होगा तो ये डिटैच हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर मेरे ख्याल से आ रहा है, 10 सेंटीमीटर का आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ कि ये मान लो मास m है और एक स्प्रिंग इस पर अटैच है ये, और ये मास m है, ये भी m है मान लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो अभी कंप्रेस पोजीशन में होगा थोड़ा सा ना, तो इसको मैं कितना और कंप्रेस करूं, x कितना हो, ताकि ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ये वाला m जो a है मान लो, a लूज द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। लगता है मुझे शुड बी x, ये एडिशनल कंप्रेशन है, ठीक है, कुछ तो होगा ही पहले से। एडिशनल कंप्रेशन गिवन so that A loses the contact with the ground during motion. मैं इनिशियल कंप्रेशन लिख देता हूँ, मान लो इनिशियल कंप्रेशन इज x नॉट, इसके टर्म होगा तो कितना एडिशन देना चाहिए। सर mg minus kx naught upon x, oh sorry upon k, mg माइनस kx naught upon k, ये so mg के upon k दोबारा बोलो, mg minus kx naught whole, हाँ जी सर, ये तो जीरो आएगा, क्योंकि mg आपका जो होगा kx नॉट के बराबर होगा ना शुरू में, तभी तो ये बेल रुकेगा यहाँ पे। तो x नॉट आपका mg बाई k है, तो जीरो आ जाएगी वैल्यू ये वाली।
थोड़ा और सोचो, कुछ गड़बड़ कर दो। सर 2x0. एडिशन यस सर. x प्लस x 2x0 सही लग रहा है मुझे। मेरे पास आंसर नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। टाइप 2x0 इज करेक्ट। बाकी लोगों को आया कुछ? चलो बताओ कैसे किया। सबसे पहले तो कि अपने वेट की वजह से स्प्रिंग में थोड़ा कंप्रेशन होगा, mg इज इक्वल टू kx0. ठीक है, तो ये mg/k इतना हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे कंप्रेस किया है, तो नीचे कंप्रेस करने की वजह से स्प्रिंग दोनों फोर्स में अपोजिट साइड में फोर्स लगा रही होगी, तो नीचे वाले मास को ग्राउंड की तरफ धकेल रही है। मतलब कि अभी तो डिटैच नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है जब ये अपने ऊपर वाले एक्सट्रीमिटीज पे होगा तब इसमें स्प्रिंग इन दोनों ब्लॉक्स को खींचना चाहेगी, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक तो लूज है, तो मतलब ये ऊपर डिटैच होगा। अब दोनों ब्लॉक्स के अगर हम एफबीडी बनाएं तो नीचे वाले ब्लॉक में लग रहा होगा के एक्स प्लस एक्स नॉट ऊपर की तरफ और नॉर्मल ऊपर की तरफ, और नीचे इसका खुद का वेट mg। पर अभी हम यस सर, और इस पॉइंट पे हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे नॉर्मल 0 हो जाता है किस x के लिए, तो यहाँ पे नॉर्मल 0 रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा के एक्स प्लस एक्स नॉट, क्योंकि टोटल कंप्रेशन तो एक्स नॉट भी थी, मैंने सर उसके टर्म्स में डायरेक्ट निकाल लिया था। के एक्स प्लस एक्स नॉट mg के टर्म्स में आना चाहिए। अब सर मैंने, क्योंकि जो एसएचएम होता है वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, तो सर मैंने एक रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की तरफ से उसमें से ऊपर वाले ब्लॉक में सूडो फोर्स मान लिया। तो ऊपर वाले ब्लॉक में फोर्स लग रहा होगा एक सूडो फोर्स ऊपर की तरफ, और के एक्स प्लस एक्स नॉट और उसका खुद का वेट mg नीचे की तरफ। अब क्योंकि हमने नीचे वाले ब्लॉक के एफबीडी से हमने ये देख लिया है, और क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो के एक्स प्लस एक्स नॉट की जगह मैं mg लिख सकता हूँ, तो ma इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg आ गया। अब क्योंकि ये ब्लॉक एसएचएम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे x लेंगे, x प्लस एक्स नॉट लेंगे, क्योंकि हमने कंप्रेशन उसका एम्पलीट्यूड x किया था। अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर होता है k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 2g आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2mg/k आ जाएगा। और हमें एक्स नॉट के टर्म से बताना था, तो हम पहले ही ये डिड्यूस कर चुके हैं कि mg इज इक्वल टू kx नॉट है, तो उसकी जगह हम रख देते हैं, तो 2kx नॉट अपॉन k आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 2x नॉट आया मेरा ऐसे।
काफी बड़ा किया आपने अप्रोच, काफी बड़ा अप्रोच लगाया। इसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हो, इतना लंबा जरूरत नहीं था। आपने जब यहाँ पे ये निकाल लिया था ना इतना, तो इससे क्या रहा है मेरा कि ये सर बाद में रियलाइज हो गया तो बड़ा हो गया फिर। बड़ा हो गया ना, इससे हम ये निकाल सकते हैं कि x जो होगा वो mg/k होगा। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ये डायग्राम समझ में आया? यस सर। जब ये नेचुरल से ऊपर जाएगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा, तो दोनों को खींचेगा अपनी तरफ को। तो जब ये खींचेगा यहाँ पे तो kx फोर्स से खींचेगा, x इज द एक्सटेंशन, दिस इज x, क्योंकि इसकी जो नेचुरल थी वो ये थी, और जो मैंने पोजीशन थी वो नेचुरल लेंथ जो थी वो यहाँ पे आ रही थी। अब ये कंप्रेस था यहाँ पे mg/k, और यहाँ पे इलोंगेट है x, तो मैंने kx = mg कर दिया, तो मेरा x mg/k आ गया। सही है, इतना समझ में आया सबको? यस सर। तो बस अब आंसर आ गया। उसने क्या पूछा था आपसे? उसने पूछा था कितना एडिशनल कंप्रेस करूं ताकि ये कांटेक्ट लूज कर दे, एडिशनल कंप्रेस करूं ताकि कांटेक्ट लूज कर दे। ठीक है, जब इसे कंप्रेस करोगे यहाँ पे तो ये एसएचएम करेगा। किसके अबाउट एसएचएम करेगा? ये अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। इसकी मीन पोजीशन कौन सी है, ए है या बी है? ए। नहीं, मीन पोजीशन कौन सी होती है जहाँ पे 4 0 होते हैं? बी। बी है, तो ये जो ब्लॉक एसएचएम करेगा ये बी के अबाउट करेगा। ठीक है, बी के अबाउट करेगा एसएचएम। अब यहाँ ये सबको समझ में आई? कोई डाउट इसमें? नो डाउट, ओके। अब जब आपने कंडीशन निकाली, आपने क्या निकाला? x = mg/k, ये भी आपका mg/k है और ये भी mg/k है, तो 2 mg/k हो गया यहाँ से। तो ये ब्लॉक कितना ऊपर गया यहाँ से? 2 mg/k, अपनी मीन से 2 mg/k ऊपर गया है। तो आपने कितना कंप्रेस किया होगा इसे? यहाँ से कितना ही किया होगा भाई? आप इसको एक्सट्रीम मान लो ना, आप इसको एक्सट्रीम मान। अगर आप ज्यादा कंप्रेस करोगे तो और ऊपर चला जाएगा, फिर तो ये ऊपर उछल जाएगा बिल्कुल, ये ब्लॉक ये वाला। तो आपने इसको 2 mg/k कंप्रेस किया होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो ये अब 2 mg/k ऊपर जा रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और तब आपका ब्लॉक जो है उस पे जो फोर्स लग रहा है वो mg/k लग रहा है, और वो फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो कंप्रेशन आएगा वो 2 mg/k, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? एक बार और बता दीजिए। इतना क्लियर था कि ये इनिशियल कंप्रेशन mg/k था, इसमें ये क्लियर है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार और बता दीजिए। हाँ, मैं कह रहा था जब इनिशियल उसकी नेचुरल लेंथ थी, उससे जब आपने इसमें ब्लॉक M, कैपिटल M लगाया ये, तो ये mg/k कंप्रेस कर देगा इसे। यस सर। तो B पे आ गया ब्लॉक ये अब। ठीक है, यस। ये इसका इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे सब फोर्स बैलेंसेस हैं, सब इक्विलिब्रियम है इसका ये। अब आपने यस सर। ओके, अब आपने इसको प्रेस किया नीचे, तो फिर ये ऑसिलेट करेगा अबाउट B पोजीशन, क्योंकि B इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, राइट? यस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इस वाले केस पे आ जाओ। आपने देखा ये ब्लॉक कब उठ रहा है मेरा? ये ब्लॉक तब उठ रहा है जब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है kx वो mg के बराबर हो जाए, तो मेरा ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो kx = mg हो जाए, यानी कि मेरा x = mg/k हो जाए, है ना? यस सर। अच्छा, x क्या होगा यहाँ पे? x होगा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, उतने फोर्स लगा था ना स्प्रिंग, यस। उतना उसमें एक्सटेंशन होगा, उतने खींचेगा ये। तो x यानी इस केस में जो एक्सटेंशन हुआ है कितना हुआ है? mg/k। ठीक है, एक्सटेंशन कहाँ से लोगे? a से लोगे या b से लोगे? स्प्रिंग का a से लोगे, क्योंकि नेचुरल लेंथ a है उसकी, नेचुरल लेंथ। तो यानी ये जो एक्सटेंशन है ये x जो है ये इतना, उसकी वैल्यू कितनी है? mg/k, इसकी वैल्यू हमारी mg/k है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं मीन पोजीशन से देखूं तो मीन पोजीशन से दूरी कितनी होगी इसकी? मीन पोजीशन से दूरी कितनी होगी? mg/k तो ये है, और ये पहले कितना दबा हुआ था नीचे? mg/k दबा हुआ था, तो कितनी दूरी होगी टोटल? 2 mg/k होगी ना।
यस सर 2 mg/k होगी। ये इसकी दूरी है मीन पोजीशन से, यानी ये जो ऑसिलेट कर रहा है सी पे जा रहा है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से, इस पोजीशन से 2 mg/k ऊपर जा रहा है, राइट? यस सर ये कब पॉसिबल है 2 mg/k ऊपर जाए मीन पोजीशन से? जब आप इसे इस साइड भी 2 mg/k दबाओ, यस तभी अपने मीन के अबाउट एसएचएम करेगा, इतना एम्पलीट्यूड का 2 mg/k यस एम्पलीट्यूड सर का। तो यानी आपने इसको 2 mg/k दबाया होगा, तब ये इसके अबाउट एसएचएम करेगा 2 mg/k का, और तब ये अपनी मीन पोजीशन से 2 mg/k ऊपर जाएगा, या फिर अपनी नेचुरल लेंथ से mg/k ऊपर जाएगा। ठीक, यस बस ओके सर ये शॉर्ट कर सकते थे हम लोग, है ना? इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी हमें, मेरे ख्याल से। यस सर। आपने इतना लंबा क्यों लिया था? क्या सोच रहे थे इसमें? नहीं सर, वो मैं फ्लो में करता गया, वो हुआ ही नहीं बीच में। फिर बाद में रियलाइज हो गया था कि इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा mg/k। हाँ, तो वहां से कर सकते हो, है ना? तो ये इजी है सर। यस सर, दिख जा रहा है वो तो, कि मतलब mg/k आएगा तो ऊपर 2 mg/k चला जाएगा, उससे आ जाएगा। हाँ, फिर तो इजी यहाँ से। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, अभी करेंगे बाद में। पहले जो है इसको खत्म करने टॉपिक्स को, फिर इस पे और आएंगे ऐसे क्वेश्चन। सर यस, जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी लगा सकते थे ना mg=kx। लगा सकते थे, हाँ लगाया था हमने। हमने भी तो लगाया था कि mg इक्वल टू, लेकिन वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट था ना। वहाँ पे कंसेप्ट ये था कि ये अटैच नहीं था इससे, मास स्प्रिंग से। यस सर। तो यहाँ पे हमें देखना है कि लूज कब करेगा। तो लूज कब करेगा? जब इसमें मैंने ये कंडीशन हो कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो जी से ज़्यादा हो जाए। तो यह थोड़ा कंडीशन डिफरेंट है। सर इस क्वेश्चन में ओमेगा कैसे निकालते हैं? इस क्वेश्चन में, इस वाले में यस सर ओमेगा तो हमारा क्या होता है? ओमेगा में पता है ना, ओमेगा हमारा ये होता है ना, a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या था? रूट के यस बाय एम नीचे आता है, f इक्वल टू के एक्स से आता है ना। यस सर ओके तो वहाँ से आ जाएगा हमारा, क्या लिख दिया मैंने, a इक्वल टू, हाँ, ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करोगे अगर, तो वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है, ए मास एम attached to a spring does horizontal SHM of amplitude A1 on a frictionless floor when M passes through the main position a smaller mass small m is placed over it and both of them
move together with amplitude A2, then the ratio of A1 by A2 is कितना होगा? M की टर्म में आंसर होगा ना, कैपिटल M और स्मॉल m की टर्म में. सर रूट स्मॉल m प्लस कैपिटल m अपॉन कैपिटल M. स्मॉल m अपॉन ऊपर स्मॉल m आ रहा है. स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन कैपिटल M. डी ऑप्शन आ रहा है आपको यहाँ. लेट मी चेक. सही होना चाहिए तो. यस करेक्ट. निकला बाकी लोगों का. यस सर आ गया. आया. ऐसा कुछ. यस सर आ गया. ओके.
कैसे किया है? सर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के किया है। कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के किया है। सर से कैपिटल M into V1 इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m V2। सर फिर V1 V2 को हम चेंज कर सकते हैं A ओमेगा 1 ऐसे लिखकर। ओके, तो वहां से फिर हमारा ए आ जाएगा। निकाल सकते हो बाकी लोग? समझ आ रहा है बाकी लोगों को? अच्छा, तो यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी को लगा सकते हैं क्या? जिन लोगों ने निकाल लिए अच्छा यहाँ पे एडिशनल मास भी आ गया है, तो सर उससे वो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो अफेक्ट हो जाएगी। नहीं, रीजन सही नहीं है। कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं यहाँ पे? नहीं लगा सकते। और नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं प्रश्न। बताओ। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो मेन पोजीशन से पास करेगा कैपिटल एम वाला, तब आपने स्मॉल एम रखा है ना? यस तो आपने जो एम रखा, इसकी स्पीड कितनी थी जो आपने रखा? 0 से रखा आपने। एम की स्पीड तो कुछ रही होगी उस टाइम पे, मीन पे 0 तो होती नहीं। एम की स्पीड तो मैक्सिमम होती है। आपने जब स्मॉल एम को रखा होगा, स्मॉल एम की स्पीड क्या 0 ली आपने या इसके बराबर ली? आपने 0 ली। आपने ये लिखा ना यहाँ पे। यस सर। आपको कैसे पता कि 0 है? क्वेश्चन में प्लेस लिखा है इसलिए, या कुछ और सोचा है? मान लो मुझे क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ, प्लेस का मतलब तो दोनों हो सकता है। मान लो वेलोसिटी मैंने उसको v दे दी, उसको भी रख दिया उसके ऊपर, तो सर उस इंस्टेंट से dt टाइम पहले और dt टाइम बाद में थी, उसको कर सकते हैं, क्योंकि उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ थी तो उसका मोमेंटम कुछ था, और उसी इंस्टेंट पे हमने वो रख दिया उसके ऊपर स्मॉल m, तो dt टाइम बाद उसका जो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो बहुत छोटा होगा, तो कंजर्वेशन लगा सकते हैं उसमें। क्या एनर्जी का? मोमेंटम का? मोमेंटम। मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं, मोमेंटम तो लगा ही सकते हैं। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि एक तो एनर्जी कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाया आपने? दूसरा, यहाँ पे जो आपने रखा है इसको, ये वेलोसिटी आपने 0 मानी है, अगर मैं इसको v मान लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या आंसर डिफरेंट हो जाएगा कुछ? या मुझे क्वेश्चन से ऐसा क्लियर हो रहा है कि आंसर, मुझे क्वेश्चन से लग रहा है मुझे ऐसा कि इसमें जो मैंने रखा है वो 0 वेलोसिटी से रखा है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो 0 या फिर v से रखा होगा आपने। तो मुझे क्वेश्चन से ऐसा क्लियर हो रहा है? यस सर। कैसे कैसे क्लियर हो रहा है मुझे क्वेश्चन से कि मैंने ये 0 से ही रखा है? चलो उस दूसरे पॉइंट को देखते हैं। हम कंजर्वेशन एनर्जी क्यों लगा सकते हैं? मान लो 0 वेलोसिटी से रखा है मैंने इसको,
तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगा सकता हूँ? अगर मैं जीरो वेलोसिटी से रखा तो कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, यहाँ और इजी करता हूँ आपके लिए, क्या मैं फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है? नो सर, फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा मैंने उन दोनों ब्लॉक के बीच में कर रहा है। इन दोनों के ब्लॉक के बीच में होगा, ठीक है, होना जरूरी है। यस सर। यस सर। तो दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे ना, यस। ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन फोर्स जब काम कर रहा है यहाँ पे तो उसके द्वारा वर्क डन होगा, मैंने फ्रिक्शन तो एक्ट कर रहा है तो वर्क डन होगा उसके द्वारा। यस सर। वर्क डन होगा तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे एनर्जी लॉस कर सकता है आपकी। यस। यस सर। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन एनर्जी नहीं लगा सकते थे, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, फ्रिक्शन नहीं होगा साथ में मूव नहीं करेंगे दोनों, तो यहाँ पे कंजर्वेशन एनर्जी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो सर ऐसा भी कर सकते हैं कि एसएसएम की जो एनर्जी होती है वो हाफ के ए स्क्वायर होती है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ए ओमेगा को मैं क्लब कर लेता हूँ साथ में और उसका स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो अगर मैं E1 कहूँ हाफ एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो A1 ओमेगा 1 है और A2 ओमेगा 2 है, ये दोनों साथ में प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो मतलब ये दोनों जो E1 और E2 आएंगे वो सेम नहीं आएंगे। सर इससे पता लगता है कि कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हैं। आपने क्या बोला यहाँ पे, मैं E2 क्या लिखूंगा? नहीं सर, अगर उसका रेशियो लें तो हाफ, क्योंकि मास बढ़ गया था M प्लस एम, और अगर मैं देखूँ तो ओमेगा 2 A2 और ओमेगा 1 A1 प्रोपोर्शनेट नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब जो एसएचएम की एनर्जी पहले वाले केस में दूसरे वाले केस में वो इक्वल नहीं है। प्रोपोर्शनल क्यों नहीं आएंगे आपके हिसाब से? क्योंकि सर मोमेंटम से हमें पता चला ना M1 ओमेगा 1 A1 इज इक्वल टू M1 स्मॉल m प्लस कैपिटल M A2 ओमेगा 2 है साथ में इक्वल। अच्छा, मोमेंटम से बोल रहे हो। यस सर, तो वहाँ वो ऐसे साथ में ऐसा वाले इक्वल नहीं है। बोल सकते हो, तो एनर्जी हमारे बराबर नहीं आ रही ना यानी। यस सर। यानी एनर्जी लॉस तो हो रहा है नहीं, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो साथ में मूव नहीं करेंगे दोनों, तो फ्रिक्शन वर्क करेगा, वर्क डन तक थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी हमारी लूज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते थे डायरेक्ट, हमारा आंसर गड़बड़ हो जाता फिर। तो हमारा यानी कि यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा पहले, उससे फिर हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, फिर क्या करोगे, वेलोसिटी यानी क्या v2 आ गया मान लो, देन v को a ओमेगा लिख सकते हैं। a ओमेगा लिख सकते हैं, तो v2 को हम a2 ओमेगा 2 लिखना चाह रहे हो, ये बोल रहे हो? यस। ठीक है, फिर सर जो ओमेगा उसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट k बाय m। ओके, तो वहां से जब जो k है वो तो कांस्टेंट रहेगा और m को फिर m हमारा m प्लस m हो जाएगा, ये a2 रूट k बाय m, तो m प्लस m हो जाएगा ये चीज। और यहाँ पे जो आपका v1 आएगा ये आपका, इसको हम ओमेगा a1 लिख सकते हैं, और a1 आपका जो होगा रूट k बाय इस कैपिटल M होगा, तो ये m इंटू ये हो जाएगा। तो ये चीज़ तो ये हो गई, रूट m से रूट m काट भी सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा ऐसा, ठीक है, इंटू m प्लस m है यहाँ पे। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है? कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया, वहां से हमने एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने की कोशिश करी, और ये मेन पोजीशन है क्योंकि इसकी, तो मेन पोजीशन पे हमारी जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा इंटू ए होती है, ओमेगा रूट ए स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे मेन पोजीशन पे ये x 0 हो जाता है, तो ये ओमेगा ए हो जाती है वेलोसिटी हमारी, तो v मैक्स हमारी ओमेगा ए होती है, तो यहाँ पे हमने इसको ओमेगा ए पुट कर दिया जो वेलोसिटी यहाँ पे थी, तो v1 को हमने ओमेगा इंटू ए पुट किया, और यहाँ पे a1 पुट किया, यहाँ पे a2 पुट किया, और ओमेगा दोनों का k पे डिपेंड करेगा और m पे डिपेंड करेगा। क्लियर?
यस सर। ओके, सर यस। सर V1 को क्या लिखा है हमने? V1 को हमने लिखा है ओमेगा, V1 को क्या लिखोगे, ओमेगा A1 लिखोगे ना, ओमेगा ए लिखते हो जैसे आप, तो ओमेगा 1 A1 लिखोगे V1 को। V1 किसकी वेलोसिटी थी, इस वाले मास की जो है पहले SHM कर रहा था, इसकी वेलोसिटी एट मीन पोजीशन वो V1 है, राइट। यस। वो कितना होना चाहिए, ओमेगा 1 इंटू A1 होना चाहिए। ओमेगा कितना होना चाहिए, K/M, कैपिटल M होना चाहिए इंटू A1, ये लिखा है हमने यहाँ पे, क्लियर। यस। मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है ना, ओमेगा भी लिख दिया और K/M भी लिख दिया है, यहाँ पे A आएगा, है ना, ओमेगा तो आ ही चुका ना ऑलरेडी, ये A1 होगा और ओमेगा तो आप लिख चुके हो K/M, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया? यस सर। कोई और डाउट इसमें, निकाल लोगे आंसर अब, ये आंसर। यस। चलो अब देख लेते हैं पेंडुलम फटाफट से, स्प्रिंग के क्वेश्चन बाद में करेंगे और डिटेल में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्प्रिंग का। क्वेश्चन तो क्या है, मैंने, चलो क्वेश्चन मान लो इसे। इसमें यह है कि एक रॉड है मान लो, और इसका आपको यंग मॉडल दे रखा है, एल दे रखा है, एरिया दे रखा है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया, एक मास अटैच कर दिया, मान लो रॉड को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, मास को खींचा तो ये SHM करेगा। आपको इसका बताना है कि टाइम पीरियड पूछा होगा मोस्ट प्रॉब्लली, टाइम पीरियड कितना होगा, इसका अप्रोच बता दो मुझे, करो मत, अप्रोच बता दो क्या करेंगे बस। रॉड को स्प्रिंग में कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल कर रख देंगे उसमें सीधा। रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे, कल निकाले थे हम लोग, K1 आ जाएगा, मान लो इसका K दिया होगा, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे स्प्रिंग, सीरीज का स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के 2π√m/k इक्विवेलेंट कर लेंगे, ठीक है। सीरीज का स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा क्या आया था, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 के टू, ये आया था फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे निकाल लेंगे, और इसका की कैसे निकालेंगे स्प्रिंग का, हमने कल देखा था कि हमारा जो होता है डेल्टा एल, वहाँ से F यंग मॉडुलस हमारा होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, फोर्स इक्वल टू हमारा हो जाता है यंग मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से हमारा F इक्वल टू KX से अगर कंपेयर करोगे तो ये चीज़ आपका X है एक्चुअली, जो बाकी बचा आपका वो सब K है, तो वहाँ से K निकाल लोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1, इसका आपको दिया होगा क्वेश्चन में, K इक्विवेलेंट निकाल लोगे, टाइम पीरियड निकाल लोगे, क्लियर है सबको ये। इज इट क्लियर टू ऑल, या कुछ और बताना है इसमें? हमने यहाँ पे निकाला क्या है, हमें टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड कितना होगा SHM का। ओके सर। किसी को और डाउट इसमें समझ में आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे रॉड का, सीरीज पहले तो समझ में आ गया आपको, सीरीज वाला कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा, टाइम पीरियड भी आ गया होगा, रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट समझ में आ गया कैसे निकालना है, F इक्वल टू KX से कंपेयर करके। यस। ओके, तो रॉड विल आल्सो बिहेव लाइक अ स्प्रिंग, तो वो भी इसमें भी एक्सटेंशन होगा और वो भी स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगी। अब आते हैं हमारे पेंडुलम पे, सिंपल पेंडुलम। सर यस। सर K1 Y है, नहीं y नहीं गामा होगा, है। y नहीं होगा, निकालना पड़ेगा ना, K तो यहाँ से आएगा ना, देखो y इक्वल टू ये है ना, हमारा यंग मॉडुलस ही होता है, तो वहाँ से ना फोर्स निकाला, फोर्स मेरा क्या आया, y इंटू ए इंटू एल, ये आया डिवाइड बाई डेल्टा एल। अब मैं से कंपेयर कर रहा हूँ F इक्वल टू KX से, एक्सिस क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होगा, डेल्टा एल होगा, तो वैसे यस। कंपेयर करूँगा तो ये चीज़ मेरी YA/L जो है वो मेरा क्या है, ये YL/A है, ये
ये चीज मेरी के है। वाई ए बाय एल, ठीक है। Yes, sir. इतना दिस माय के। चलिए पेंडुलम कर लेते हैं, सिंपल पेंडुलम। आपको सिंपल पेंडुलम क्या है, कंपाउंड पेंडुलम भी होता है, पहले सिंपल कर लेते हैं। टाइम पीरियड आपको पता है इसका 2π√L/g होता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यस आज इसको निकालते हैं, ओके, सब पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, आज इसको निकालते हैं। टाइम पीरियड हमारा 2π√L/g कैसे आता है, तो यहाँ पे भी वही करना है हमें, a इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स निकालना है, और जो समथिंग होगा वो क्या होगा, Omega square. वो ओमेगा स्क्वायर होगा, करेक्ट। तो वही काम करना है दोबारा, लेट अस ट्राई टू डू दैट वर्क। सिंपल पेंडुलम में जो ऑसिलेशन होगा वो लीनियर ऑसिलेशन नहीं होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन होगा, ऑसिलेशन होगा सॉरी। तो हम जो बात करेंगे यहाँ पे एक ही जगह पे अल्फा के टर्म में बात करेंगे, तो अल्फा इक्वल टू समथिंग इनटू थीटा, ऐसा निकालने की कोशिश करेंगे, और जो समथिंग होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट थिंग। तो ये पेंडुलम पहले ऐसे था आपका, यहाँ पे था ऐसे, और आपने इसको डिस्प्लेस किया विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो इस केस में हम ट्राई करते हैं अल्फा फाइंड आउट करने की, अल्फा कितना होगा। तो अल्फा जो होता है वो टॉर्क बाय आई होता है। अल्फा जो होता है वो टॉर्क बाय आई होता है, और यहाँ पे टॉर्क जो होगा हम लेंगे इसके अबाउट टॉर्क। आई कितना लेंगे इसका, आई कितना होगा, पॉइंट मास का आई ml स्क्वायर। ml स्क्वायर। टॉर्क हम लेंगे इसका, टॉर्क इसके अबाउट लेंगे, तो टॉर्क में इसमें फोर्स कौन सा काम कर रहा है, यहाँ पे देखो टेंशन फोर्स वहीं से पास कर जाएगा, mg फोर्स mg sin थीटा। हाँ, तो mg फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे, तो mg का जो टॉर्क होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ये लेना पड़ेगा, हमें फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस देते हैं यहाँ पे, टॉर्क हो जाएगा mg इंटू d सपोज, तो mg इंटू d, और d कितना हो जाएगा यहाँ पे l sin थीटा बाय ml स्क्वायर हो जाएगा, m से m कट जाएगा, एक l से एक l उड़ा दो, तो क्या आ गया g sin थीटा बाय l आ गया। अब आपको पता है जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो यू कैन राइट दिस एज sin थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा। यस तो आपका आ गया ये अल्फा इक्वल टू g बाय l थीटा, तो ये ओमेगा स्क्वायर है यहाँ से यानी, और फिर आपका बाकी का निकल गई। टाइम पीरियड आपका 2π/ओमेगा होता है, तो वहां से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/g, ठीक। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, 2π√L/g है ना। अब यहाँ पे g जो है, g इफेक्टिव लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, g इफेक्टिव। g इफेक्टिव मतलब जो आपने लिफ्ट में केस पढ़े होंगे कि लिफ्ट में आपका यस g प्लस a g माइनस ए हो जाता है, जब ऊपर को एक्सीलरेट करती है तो g प्लस ए हो जाता है g इफेक्टिव, नीचे को करोगे तो g माइनस ए हो जाएगा, फ्री फॉल करोगे तो g माइनस जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम वो केस लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे g इफेक्टिव लेंगे, ठीक है, पहली बात तो ये है। अच्छा, फ्री फॉल के केस में टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, फिर g जीरो हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, Infinite.
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पेंडुलम जो नीचे नहीं आएगा एक्चुअली, वो अपनी जगह पे जहाँ पे होगा ना वहीं पे आपने स्विंग कर रखा है, कुछ पोजीशन पे डाल रखा है आपने, वहीं पे रुका रहेगा वो, क्योंकि उसका जी जीरो हो जाएगा तो टॉर्क लगेगा नहीं उस पे। तो आप बोलोगे कि वो इनफाइनाइट टाइम में अपनी पोजीशन पे आएगा या इनफाइनाइट टाइम पे अपना लूप को कंप्लीट करेगा, तो उस केस में इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे जी जीरो का केस हो सकता है आपका, सैटेलाइट के केस में हो सकता है, वहाँ पे जी जीरो हो सकता है, और भी केस हो सकते हैं, तो वहाँ पे जी इफेक्टिव हमारा जीरो आता है। इसके अलावा जी जो है वैल्यू कम हो सकती है, अगर मान लो अपने पेंडुलम को लिक्विड में सपोज आपने ऑसिलेट करा है, तो लिक्विड में क्या होगा, वहाँ पे एम जी नीचे काम कर रहा होगा, बुयांसी ऊपर काम कर रही होगी, तो नेट फोर्स निकाल लेंगे वहाँ पे एम जी माइनस बुयांसी से, तो उससे हमारा जी इफेक्टिव आ जाएगा, वहाँ पे जी इफेक्टिव निकाल लेंगे, ठीक है। तो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। ऐसे आप जब करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक पेंडुलम है, चार्ज पेंडुलम है, वो ऑसिलेट कर रहा है, तो वो एक केस बन सकता है। ऐसा कई सारे केस हो सकते हैं। क्लियर हुआ है सबको? यस सर। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ओके, आपने जो लेंथ ली है, आपने लेंथ कहाँ तक ली है पेंडुलम के बॉब के सेंटर तक, है ना, जो लेंथ है Yes. ये, जो आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो ना, स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हो तो टीचर क्या बोलता है, पहले तो लेंथ अगर धागे की लेंथ लो प्लस बॉब का डायमीटर निकालो वर्नियर कैलिपर से, और उसका फिर रेडियस निकालो, धागे की लेंथ में ऐड करो, और फिर 2 पाई रूट एल बाई जी देखो वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम जो लेंथ लेते हैं पूरी लेते हैं, धागे की लेंथ प्लस बॉब का रेडियस, क्योंकि हमने कहाँ का लेंथ लिया, एक्चुअली लेंथ क्या चीज है, ये एम जी जहाँ पे काम कर रहा है वहां की लेंथ है। तो एम जी कहाँ पे काम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास पे काम कर रहा है, इसने वहां की लेंथ ली है, ठीक है। यस सर। ओके, जी पे डिपेंड कर रहा है ये, चांद पे ले जाओगे तो पेंडुलम की टाइम पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा, जी वहाँ पे जी/6 होता है चांद पे, तो टाइम पीरियड हमारा √6 टाइम्स हो जाएगा मेरे ख्याल से, बढ़ जाएगा टाइम पीरियड। तो वॉच हमारी क्या होगी, स्लो होगी या फास्ट हो जाएगी? स्लो हो जाएगी क्लॉक। स्लो। क्लॉक हमारी स्लो हो जाएगी, है ना, वॉच हमारी स्लो हो जाएगी, क्योंकि चांद पे हमारा जी/6 है। अच्छा, मान लो पेंडुलम है, और पेंडुलम जो है उसका बॉब जो है होलो है, होलो बॉब में मैंने पानी भर दिया और उसे ऑसिलेट करा दिया, ठीक है। अब उसका पानी धीरे धीरे लीक हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लीक। तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? तो पानी वो बॉब के अंदर भरा है। हाँ, जो बॉब था वो हॉलो था, हॉलो स्फीयर था, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वो पानी लीक होने लग गया, टाइम पीरियड क्या होगा? रिमेन अनचेंज। क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? इनइफेक्टिव में कोई फर्क नहीं आएगा। सर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार दोबारा क्या बोल रहे हैं? सर कोई फर्क कोई नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यस सर। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास का कोई रोल नहीं है। हाँ, मास का रोल तो नहीं है, लेकिन लेंथ का तो रोल है ना, एल का। तो एल हमारा यहाँ पे तो सर वो इलास्टिक वो नहीं, इलास्टिक नहीं है। एल हमारा में तो एल कहाँ तक की लेंथ है हमारी? और बॉब तक की। ओके सेंटर। बॉब सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो हमारा बॉब है पूरा, उसका सेंटर ऑफ मास तक की दूरी है ना। तो जब पानी भरा हुआ होगा यस सर। तो बॉब का और पानी का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा दोनों का, यस। फिर पानी लीक होने लगेगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? सजा पे ज्यादा पानी होगा उस तरफ।
मतलब नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा बॉम्ब में? नीचे की तरफ। नीचे नीचे नीचे। तो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ेगा। इंक्रीज बढ़ रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। फिर क्या होगा, बढ़ता ही रहेगा या कुछ और होगा फिर? जब एम्प्टी हो जाएगा तो फिर दोबारा बीच में आ जाएगा। बीच में आ जाएगा तो फिर क्या होगा, यानी पहले बढ़ेगा फिर? मतलब से पहले टाइम पीरियड बढ़ जाएगा फिर दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। यानी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये बोलो। मैंने सेम आ जाएगा फिर नॉर्मल पे आ जाएगा फाइनल, ये बोलो। यस यस यही है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर यस सर। ऐसे ही सेम चीज हो सकती है पार्क में, जब झूला झूल रहे हो, जो स्विंग वाला झूला होता है, और झूला झूलने वाला अगर खड़ा हो जाए अपनी जगह पे, तो टाइम पीरियड क्या होगा? झूला झूलने वाला खड़ा हो जाए, टाइम पीरियड। क्वेश्चन क्या आपका? पार्क में झूला झूलते हैं ना, वाला जो होता है झूला आपका चेन वाला, चेन पे झूला यस सर। स्विंग करता है, तो स्विंग करते करते बच्चे खड़े हो जाते हैं ना झूले पे। यस सर। अगर खड़े हो गए तो टाइम पीरियड में क्या फर्क पड़ेगा? सर टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? सर क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा। सेंटर मास ऊपर आ जाएगा तो लेंथ हमारी कम हो जाएगी। टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझ में आई चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सर सर सेंटर ऑफ मास ऊपर क्यों आएगा? भाई जब बच्चा बैठा हुआ है तो सेंटर मास कहाँ पे है? जहाँ पे उसका वो होगा, प्लेटफॉर्म होगा, है ना? यस सर और डिस्टेंस कहाँ से लोगे आप? ऊपर जहाँ पे चेन बंधी हुई है झूले की। ओके सर आ गया। ठीक है, जब खड़े हो जाओगे तो आपका सेंटर मास थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो चेन से आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा ऊपर से, जहाँ से बंधी हुई है चेन। यस ओके, और डाउट किसी को कोई? यहाँ पे जी हम इफेक्टिव लेंगे। जी इफेक्टिव हमारा, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। एक केस और हो सकता है, अगर तो इस पे मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दूं, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, उस केस में जी इफेक्टिव कितना लेते हो आप? एफ लगा दिया मान लो, तो जी इफेक्टिव कितना लोगे? सर क्वेश्चन अगर मैं इस पेंडुलम पे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा दूं तो जी इफेक्टिव कितना लोगे? चलो मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। अगर मैं मान लो एक पेंडुलम जो है किसी बस पे है, और उस बस को मैं, ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है आगे पीछे बस में, ठीक है, मैं बस को आगे की तरफ को एक्सीलरेट करा दूं ए एक्सेलरेशन से, तो टाइम पीरियड कितना आएगा? अगर बस रुकी हुई है 2π√L/g आएगा। अब मैंने एक्सीलरेट करा दिया उसे ए एक्सेलरेशन से, टाइम पीरियड कितना आएगा? टू पाई √L/√a² + g²। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? बाकी लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन क्या?
क्वेश्चन ये है कि एक मान लो बस है और रुकी हुई है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है आगे और पीछे, ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2πL/g होगा, यस सर। ठीक है। अब मैंने बस को एक्सीलरेट करा दिया ए एक्सीलरेशन से, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो अब टाइम पीरियड कितना होगा, आप लोग सोच लो, मैं 1 मिनट में कंटिन्यू करूँ। हाँ जी, सोचा आप लोगों ने? देखो सर वेक्टर सम ले लेंगे ना दोनों का। हाँ, जी इफेक्टिव जो सर वेक्टर सम से आएगा। वेक्टर सम से आएगा इसमें, ठीक है। तो ए मान लो आपने एक्सीलरेट कर दिया उसको, तो इस पे सूडो फोर्स काम करेगा, ऐसे तो एम ए, तो इस पे 2 फोर्स हैं, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वैसे कुछ आएगा, ठीक है। तो अगर आप नेट जी निकालने की कोशिश करोगे, इस पे नेट फोर्स निकालने की कोशिश करोगे, तो एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर इतना फोर्स होगा, ठीक है। ये नेट फोर्स है, इसका रूट। तो अगर आप जी इफेक्टिव निकालोगे तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, ये फोर्स है, फोर्स बाय मास करोगे तो जी इफेक्टिव आएगा आपका, तो यार मास से डिवाइड करोगे इसे अपॉन में, तो कितना आ जाएगा, ये जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा रूट। दिस इज योर जी इफेक्टिव। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने क्वेश्चन किए होंगे उसमें सर्कुलर मोशन में गाड़ी घूमती है कोई, तो आप जो एक्सेलरेशन लेते थे आप उसमें इफेक्टिव लिखते थे, जी इफेक्टिव लिखते थे जी प्लस वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर, ये जी इफेक्टिव होता था। ध्यान है आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ नहीं? यस सर। अच्छा, बाकी लोगों ने किया है कुछ ऐसा क्वेश्चन कभी, जी इफेक्टिव की जरूरत पड़ रही है वहाँ पे, ऐसे कुछ? जी इफेक्टिव ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर इससे कोई कन्विंस नहीं है, तो वी कैन डू बाय द बेसिक मेथड आल्सो। बेसिक मेथड क्या है, वही है, इसको डिस्प्लेस कर दो यहाँ पे, टॉर्क ले लो इसका टॉर्क तो वही आ जाएगा सेम, एम जी साइन थीटा, एम जी एल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, एम जी एल साइन थीटा। इस वाले का टॉर्क पे डिस्टेंस ये दिया आपने, सूडो फोर्स जो लगेगा उसका टॉर्क ऐसे आएगा, तो इसका आएगा एम जी, कितना आएगा, एम जी एल कॉस थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब सूडो फोर्स होगा वैसे लगेगा आपका, अगर एक्सेलरेशन इधर को हो रहा है तो इस पे सूडो फोर्स भी लगेगा एम ए का, और एक एम जी भी लगेगा। तो एम ए का जो टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट, वो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लोगे इस केस में डी डैश मान लो, तो इसका टॉर्क क्या आएगा, एम ए इंटू डी डैश, और डी डैश कितना होगा, एल, एम ए इंटू एल कितना होगा, कॉस थीटा होगा मेरे ख्याल से। ये बात समझ में आई सबको? समझ में आई ये बात? दोनों टॉर्क समझ में आए? एम जी का टॉर्क लिया एक, और एक एम ए का टॉर्क लिया। एम जी का टॉर्क निकालने के लिए फोर्स, इस पॉइंट से फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, टॉर्क फोर्स ये है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी होगा,
और जब एम ए का टॉर्क निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लोगे, डी डैश लोगे, कि फोर्स ऐसे काम कर रहा है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, तो इसका टॉर्क आएगा एम ए इंटू एल कॉस थीटा। इज इट क्लियर? एक बार और बता दीजिए। एम जी का टॉर्क समझ में आ गया था? यस सर। एम ए का टॉर्क निकालना है, तो एम ए का टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो लोगे, यस सर। तो ये कितना होगा, ये एल है और ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डी डैश एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ये आ गया। अब जो है मुझे तो चाहिए क्या, जी इफेक्टिव चाहिए, या मुझे तो टाइम पीरियड चाहिए मुझे, ये आता है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स आया मेरा, तो जब स्मॉल एंगल होगा, स्मॉल एंगल होगा, अब क्या करोगे, यहाँ पे आपको वो चाहिए ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लाना है, इसे ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लाना है। क्या करोगे आप, तो आप कर सकते हो, अभी आपका ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है आपका नेट फोर्स, और अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जी एल साइन थीटा प्लस एम ए, एम तो आएगा नहीं, ए आएगा, ए एल कॉस थीटा तक ये आया हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। अब हमें इसे ओमेगा स्क्वायर थीटा के टर्म में करना था, इसको ओमेगा स्क्वायर थीटा, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ये हमने टॉर्क लिया एक्चुअली, टॉर्क बाय, ये टॉर्क था ना, ये टॉर्क बाय आई करेंगे तो एम एल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एम एल स्क्वायर आएगा, तो ये एक एक एल उड़ जाएंगे सारे, तो ये अपॉन में एक एल आ जाएगा, ऊपर से एम तो उड़ जाएंगे, ये एल उड़ जाएंगे ऊपर से, नीचे एल आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आप बताओ, हमें थीटा की टर्म में लिखना था, थीटा की टर्म में, तो कैसे करोगे, इसको मैं ए लिखूं, ये भी ए है, ये भी ए, कंफ्यूज मत होना, इसको मैं कुछ और लिख दूं, कैपिटल ए लिख देता हूँ एक्सेलरेशन को। अब मुझे थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कॉस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, कॉस थीटा का एक्सपेंशन पता है किसी को, एक्सपेंशन, इनफाइनाइट एक्सपेंशन, हाँ क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा रेज़ टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। ओके, चलो ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंशन। अच्छा, यहाँ पे हमें थीटा की टर्म में से रिप्रेजेंट करना है, थीटा की टर्म में कैसे बनाए थे, तो फंस गया हमारा, ये तो आ जाएगा थीटा की टर्म में, ये तो जी थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे भी कुछ थीटा चाहिए हमें, तभी हमारी बात बने, तभी हमारी बात बने। टॉर्क हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में थे ना, एम जी और एम ए का टॉर्क दोनों क्लॉकवाइज थे, ठीक है। ओके, यहाँ से अब देखो क्या करा जाए, यहाँ से जो है कुछ सोचा जाए इसे, तो कुछ सोचा जाए, इसका रूट हो सकता है ये साइन स्क्वायर थीटा, फॉर स्मॉल एंगल वी कैन राइट दिस इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे तो फंसेगा यहाँ से आपको, यहाँ से निकाल सकते हैं हम ये चीज जी इफेक्टिव, ये टर्म
अटक गए हम लोग, 1 मिनट सोचने दो मुझे। एक काम कर सकते हैं, ए हमारा आ गया जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा अपॉन में एल, ठीक है। अब आपको ध्यान होगा, आपने ये कर लिया, ये किया आपने? यस सर। क्या करते हो, ऐसे करते हो ना? रूट ए स्क्वायर प्लस तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, जी और ए, तो रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा जी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आप क्या लिखते हो आगे इसको, साइन थीटा प्लस फाइव, ऐसे लिखते हो ना? यस। तो हमारा जो एक्सेलेरेशन आया है वो ये आया, ठीक है। अब मैं से अगर अप्रोक्सीमेट करूं तो यू विल गेट ए इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एल साइन थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव आ जाएगा यहाँ पे। तो ए प्रोपोर्शन टू दिस थिंग, तो दिस थिंग इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 2 पाई रूट एल बाई जी से, तो आपका जी इफेक्टिव ये आया, ठीक है। ये तो कह रहे हैं आपका क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो टाइम पीरियड आपका आ गया 2 पाई रूट एल, ओमेगा है आपका, तो एल चला जाएगा ऊपर रूट में और नीचे रूट का रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड आप कंपेयर करोगे तो जी इफेक्टिव जो यहाँ पे आ रहा है वो कितना आ रहा है, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इतना समझ में आया सबको ये चीज? यस सर। सर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स वाले केस में हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ तो मतलब स्पीड है पेंडुलम की वो बढ़ जाए और एक तरफ जाके टॉर्क इक्वल हो जाए। हाँ उस पर आ रहा हूँ, उस पॉइंट पर आ रहा हूँ, बताता हूँ। देखो ये ऐसे हुआ, इतना समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ये थीटा प्लस फाइव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शन टू थीटा प्लस फाइव, यानी कि ये जो पेंडुलम है इसकी एक्चुअली जो मेन पोजीशन है यूजुअली ये होती है मेन पोजीशन, लेकिन यहाँ पे आपने क्योंकि सूडो फोर्स लगाया है तो इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, अगर सूडो फोर्स आपने एक्सेलरेशन जीरो कराया सूडो फोर्स जीरो लगेगा, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ पे, ठीक है। और ये एंगल आपका जो होगा वो आपका फाइव होगा, ठीक है, ये एंगल फाइव होगा, ऐसा कुछ बोल सकते हो, फाइव होगा, फाइव डैश मान लो इसको, फाइव डैश एंगल होगा यहाँ पे, ये एंगल आपका फाइव डैश होगा। इसके अबाउट अब जो है ये इक्विलिब्रियम करेगा, इसके अबाउट क्या करेगा ये, इसके अबाउट अब इक्विलिब्रियम करेगा ये, तो इसकी ये मेन पोजीशन है, ये वाली ये मेन लाइन है और इसके अबाउट ये ऑसिलेट करेगा। एम्पलीट्यूड अगर इसका इस साइड को ए है तो यहाँ से मेजर करोगे आप, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या था? अगर एक पॉइंट पर टॉर्क इक्वेट हो गया, मतलब बहुत तेज एक्सीलरेट करी कार तो टॉर्क इक्वेट हो गया, तो फिर तो पेंडुलम ऐसे चम करेगा नहीं, रुक जाएगा। नहीं, टॉर्क इक्वेट नहीं हो सकता क्योंकि टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे एमजी का जो टॉर्क है इसके अबाउट वो कैसा है, क्लॉकवाइज, एमजी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, यस है ना, क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है एमजी, इसका टॉर्क कैसे बनेगा आपका क्लॉकवाइज, और इसका टॉर्क कैसे बन रहा है एमए का, एमए का टॉर्क ये क्लॉकवाइज है ना टॉर्क, तो बैलेंस नहीं हो सकते ना ये,
ठीक है, क्लियर हुआ डाउट आपका? सर जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, हाँ, जैसे अभी अभी वो राइट पर है, जब वो लेफ्ट पे चल जाएगा बॉब, हम्म, तो फिर हो सकता है वो तो। अगर यहाँ पे चला जाएगा, आप बोल रहे हो कि यहाँ पे एम जी ऐसे है और एम ए ऐसा है, ये बोल रहे हो आप? यस सर। एम जी का टॉर्क कैसा है इसमें? एम जी का टॉर्क है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एम ए का टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो कि इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा? यस नेटवर्क। वो तो होगा ही जीरो, कहाँ पे होगा जीरो? मेन पोजीशन पे। मीन यस पे टॉर्क मीन पे टॉर्क जीरो होता है ना, वो तो वैसे भी जीरो होता है जब एम जी का टॉर्क मैं ऐसे लेता हूँ, यहाँ पे मीन का इसका टॉर्क जीरो तो आएगा मीन पोजीशन पे, इसके अबाउट टॉर्क। यस सर। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो कुछ आगे निकल जाएगा थोड़ा सा। जब आगे निकल जाएगा तो फिर दोबारा उसको टॉर्क लगेगा पीछे की तरफ को, फिर वो पीछे आएगा, फिर इधर को टॉर्क लगेगा, तो चलता रहेगा। एक जगह तो जीरो होना ही होना है। यहाँ पे जीरो होगा, और इस केस में यहाँ पे जीरो होगा, इस लाइन पे, जब वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे हमारा जो इफेक्टिव है जी इफेक्टिव हम ऐसे लेंगे। क्लियर हुआ सबको ये? यस सर। अच्छा, तो टाइम पीरियड के जो भी क्वेश्चन होंगे इसमें हमें यही करना है कि हमें टाइम पीरियड इफेक्टिव लेना है बस। उसके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपने लेंथ डबल कर दी तो क्या होगा, तो आप कर ही लोगे। लेंथ डबल कर दी तो क्या होगा, लिफ्ट में एक्सेलेरेट कर दिया ऊपर नीचे तो क्या होगा, वो भी आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। कर लोगे ना लिफ्ट वाले क्वेश्चन में, किसी को डाउट तो यस नहीं सर। है? Yes. अच्छा, तो एक क्वेश्चन बस देख लेते हैं, क्लास को रोकने के लिए कैसे देखेंगे तो क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू पेंडुलम length 100 centimeter and 121 centimeter are suspended side by side. Their bobs are pulled together and released. Their bobs are pulled together and released. तो दोनों ऐसे हम करेंगे फिर हमारे, तो फिर दोनों ऐसे हम करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी, after how many minimum oscillation, minimum oscillations of longer pendulum, oscillations of longer pendulum will the two be in phase again?
सर 10 लेट मी चेक, 10 तो है ऑप्शन में। टेन 11 20 21 ये ऑप्शन। यस करेक्ट। बाकी लोगों में निकला? यस सर। आ रहा टाइम? टाइम पीरियड दूंगा। Yes, sir. कैसे निकाला? सर उनका एलसीएम ले लिया बस। एलसीएम भी है। किसका एलसीएम? टाइम पीरियड का? यस सर। सर एलसीएम से पता चल जाएगा कि वो कब मीट करेंगे। अच्छा, टाइम पीरियड का रेशियो 10-11 आ रहा है। यस तो इससे क्या गैस लगाया फिर आपने? सर इससे हम ये बोल सकते हैं कि वह 110 सेकेंड इनटू सम कांस्टेंट के बाद इतने टाइम के बाद वो मीट करेंगे, ओके। और फिर वो जो टाइम आया टाइम न्यू उसे डिवाइड कर दिया T2 से। अच्छा तो ओके। T2 से डिवाइड किया तो मतलब 110/11 इनटू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट कट जाएगा और 10 आ जाएगा। ओके गुड गुड। और लोगों ने कैसे किया? टाइम पीरियड का रेशियो ले लिया सर, और उससे पता चल गया कि छोटे वाले का है और जो बड़े वाले का टाइम पीरियड है उसमें का रिलेशन है। तो उसके 10 ऑसिलेशन के बाद दोनों फेज में आ रहे हैं, तो उसके 11 ऑसिलेशन पूरे हो जा रहे हैं। ओके ठीक है। छोटा वाला जब मैंने जो स्मॉलर वाला है 100 सेंटीमीटर वाला, ये जब 11 ऑसिलेशन कर लेगा तो 121 वाला 10 करेगा, ये बोल रहे हो आप? तो यहाँ से हमारा अब ये दोनों सब सेम फेज में आ जाएंगे। तो बड़े वाले का उसमें पूछा था कितना ऑसिलेशन, तो 10 ऑसिलेशन। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. अगर मैं कुछ और ट्रेडिशनल वे से सोचूं, ट्रेडिशनल वे से सेम फेज में आने का मतलब उनमें जो फेज डिफरेंस है 5-1 माइनस 5-2 वो कितना आना चाहिए? नहीं, 0 नहीं आएगा। सॉरी सर। कितना आना चाहिए? सर पाए। 9। थोड़ा सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा और। दोनों में एक फेज का उसका डिफरेंस आ रहा है ना, एक ऑसिलेशन का। एक ऑसिलेशन सर 2 पाई। Sir, 2 pi. 2 पाए 2 पाए। करेक्ट, 2 पाई होना चाहिए। अब फाई कितना होता है मेरा? फाई मेरा होता है ओमेगा टी। ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा 1 T1 या ओमेगा टी, टी हो तो सेम होगा दोनों का, माइनस ओमेगा 2 टी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ओमेगा क्या होता है मेरा? 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो ऐसा कुछ सोच सकता हूँ, अगर मैं से टी कॉमन ले लूँ 2 पाई भी कॉमन आ जाएगा तो 1/T1 माइनस 1/T2। ऐसा कुछ जो है 2 पाई के बराबर होना चाहिए। यानी मेरा जो टाइम है जब वो मिलेंगे तो टाइम इतना होगा, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 T2। ऐसा कुछ बनेगा, ये नहीं उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और T1 T2 का रेशो मेरा यहाँ से आ गया था, तो मैं यहाँ से वो टाइम निकाल सकता हूँ जब वो मिलेंगे आपस में, जब ये कंडीशन आएगी आपकी, उससे हम निकाल देंगे कि उसके कितने ऑसिलेशन हुए होंगे। ऐसा कुछ सोच सकते हैं। लंबा है थोड़ा, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे है। ठीक है, ओके। सर क्या करना है इसके आगे? इसके आगे टाइम आ जाएगा आपका कि कितना टाइम बाद वो मिलेंगे। ये टाइम आपने क्या लिया? आपने टाइम लिया ना, कौन से टाइम बाद वो इतना Yes. फेस बना है, टाइम आ गया।
अब उसने क्या पूछा है कि कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे ऑफ लॉन्गर डिवाइड कर पेंडुलम। देंगे। तो लॉन्गर पेंडुलम में टाइम पीरियड लेके डिवाइड कर दो उससे, T2 से। मैंने आपको T/T2 निकालना बेसिकली इसमें, ठीक है। यस सर। ओके, तो सबको समझ में आ गया? किसी और को डाउट इसमें? यस सर। ओके, तो क्लास को एंड करें। सर डाउट है। डाउट है बताओ। ये वाला सर, इससे पहले वाला मेथड एक और बार एक्सप्लेन कर। कौन से वाला? ये वाला जो ये किया है इन्होंने? यस सर। अच्छा, ये मेथड ये था, इन्होंने बोला कि सर T1 T2 का जो मेरा रेशो है वो 10:11 आ गया, ठीक है। यस। तो T1 को मैं मान सकता हूँ 10 के और T2 को मान सकता हूँ 11 के, ठीक है। यस सर। अब ये दोनों कब जाके मिलेंगे? इनका जो ऑसिलेशन होंगे वो आपस में बराबर कब होंगे? इनका मैं एलसीएम लूँ अगर 10 के और 11 के का एलसीएम कितना आएगा? 110 के आएगा एलसीएम इनका, इन दोनों का। यस सर। तो यानी 110 के पे ये दोनों मिलेंगे। उस टाइम पे इसके कितने ऑसिलेशन हो चुके होंगे? 11 और इसके 10। भाई एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है? 10 के का, तो 11 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 110 के का। यस ऐसी सर। इसका भी 110, तो एलसीएम जो है इनका 110 के आ रहा है, तो 110 के में पोजीशन क्या होगी? इसके ऑसिलेशन 11 हो चुके होंगे और इसके ऑसिलेशन 10 हो चुके होंगे, ठीक है। यस सर। अब उसने क्या पूछा था? किसके ऑसिलेशन पूछे थे? बड़े वाले के। बड़े वाले का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ये वाला बड़ा है आपका पेंडुलम, तो इसके कितना टाइम पीरियड था? 11 के। इसके ऑसिलेशन कितने हो गए थे? 10। 10। आंसर क्या आएगा? 10। 10 आएगा। क्लियर हुआ? यस सर। तो उसके 10 होंगे, उसके 11 होंगे, तो आपको 10 वाला चाहिए था आंसर, बड़े वाले का। और किसी को डाउट कोई? नो डाउट, एंड करें क्लास को। चलिए फिर एंड करते हैं, अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। मैंने काट दिया, 2 पाई कटेगा नहीं, 2 पाई आएगा। अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।